ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? रिलेशन देख रहे थे किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, है ना। और कल की क्लास की अगर बात करें तो कल की क्लास में अपन ने रिलेशन किसके लिए देखा था? एफसीसी के लिए। फॉर एफसीसी अपन ने ये रिलेशन देखा। आज अपन देखेंगे किसके लिए? एक तो सॉरी, कल एससीसी के लिए देखा था, आज अपन किसके लिए देखेंगे? एफसीसी के लिए और वीसीसी। तो अपना टॉपिक क्या था? दैट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम जिसको अपन ने डी से शो करा, एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल जिसको अपन ने ए से शो करा, और एंड रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम जिसको अपन ने किससे शो करा? आज। तो कल अपन ने एससीसी के लिए देखा था, आज अपन बात करेंगे किसके लिए? एफसीसी के लिए। तो अगर एफसीसी का डायग्राम बनाते हैं बच्चों अपन, तो एफसीसी का डायग्राम क्या आता है? ये कि एटम्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक तो आपके पास सेंटर पे प्रेजेंट, सॉरी, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर के साथ साथ एटम जो है वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर में, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे? फेस के सेंटर में। ये आपके पास एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में एटम की बात करें तो ये आपके पास एक कॉर्नर पे एटम, यहाँ पे भी आपके पास एटम, यहाँ पे भी एटम। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, चाहे आप कोई सी भी यूनिट सेल लोगे, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही। और कॉर्नर के अलावा और कहाँ प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि आपके पास यूनिट सेल कौन सी है। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होगा? फेस पे प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड है तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में, और एंड सेंटर्ड है तो कॉर्नर के साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस। और एटम कहाँ प्रेजेंट है? एक आपके पास इस फेस पे आ गया, एक इस फेस पे आ गया, एक इस फेस पे आ गया, एक इस फेस पे, एक पीछे वाले पे, और आपके पास एक आगे वाला। ये एटम प्रेजेंट है। मैंने कहा आपने को क्या देखना है? कि रिलेशन देखना है कि नेबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस, एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशन। तो फेस सेंटर्ड के लिए देखना है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? एक फेस डायगोनल बनाते हैं। फेस डायगोनल आपको पता होगा क्या होगा? कि फेस से जो डायगोनल ड्रॉ किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? फेस डायगोनल कहते हैं। तो फेस डायगोनल के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। और अपने को एक बात पता है कि ये जो लेंथ है वो अपने पास कितनी है? ए। ये जो लेंथ है वो भी आपके पास कितनी है? ए। तो जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी? ये आपके पास आएगी √2a। ये आपके पास क्या आएगी? √2। कैसे आई सर? ये कल अपन ने डिस्कस करा था। ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी से अगर आप ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो अपने पास क्या आएगा? √2 है। सबसे पहले मेरे को अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम, यानी कि मेरे को कैलकुलेट करनी होती। यहाँ पे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो ये एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। फेस के सेंटर में प्रेजेंट है मतलब यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास क्या होगी? सेम होगी। इस पूरी डिस्टेंस को अपन क्या कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाई AC। अब AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? AC जो है वो √2 है, √2a अपॉन अपने पास क्या आएगा? 2। √2a अपॉन 2 है तो इक्वल्स टू इसको क्या लिखेंगे? दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू a अपॉन √2।
ये आपके पास क्या आ गई डिस्टेंस, किसके लिए आई डिस्टेंस, ये एफसीसी में जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके बीच की क्या डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला आ गया, दैट d इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू। ओके, अब अपने को देखना है रेडियस, कि रेडियस क्या कितनी रहेगी, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस कितनी होगी। देखो यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम, अपन ने इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करी है, वो अपने पास कितनी है a बाई रूट टू। ओके, मेरे को इसकी रेडियस देखना है, मेरे को इसकी भी रेडियस देखना है। ये एटम जो है वो जनरली एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं, अपन यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये और ये एटम टच करे हुए रहते हैं, ये और ये एटम टच करे हुए रहते हैं। यहाँ देखोगे तो ये और ये एटम टच करे हुए रहेंगे, ये और ये एटम टच करे हुए रहेंगे, यानी कि फेस डायग्राम यहाँ से भी बना के आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से बना के भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस ऑफ एटम यहाँ से यहाँ तक की आपके पास जो डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मीन्स आर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, डी बाई टू। आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई टू। और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए बाई रूट टू है। तो रेडियस की वैल्यू, यानी कि रेडियस को अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ए अपॉन टू रूट टू। आर स्मॉल आर यानी कि एटम की रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कि दैट आर इज इक्वल टू ए बाई टू रूट टू। ये अपने पास इसके लिए आ गया एफसीसी के लिए रिलेशन, कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो कि एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे ए बाई रूट टू। और अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, ए बाई टू रूट टू। अगर आपको एटम की रेडियस गिवन है, अगर आपको एटम की रेडियस गिवन है, आपको एज ऑफ यूनिट सेल पूछे, तो अपन वो भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। ओके, समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको क्लियर है, समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दीजिए। हाँ, डिस्टेंस का मीनिंग ये होगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल लेंथ अपने पास AC है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, दो एटम के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। और रेडियस कैलकुलेट करना है तो वो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मीन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डी बाई टू। तो डी इज इक्वल टू ए बाई रूट टू इसके लिए आ गया, आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू रूट टू। अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें अपने पास पहले क्या था, इससे पहले SCC। तो SCC के लिए क्या आया था आपको पता है, D इज इक्वल टू ए एंड R इज इक्वल टू डी बाई टू और ए बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूले आए थे किसके लिए, SCC के लिए। और ना लास्ट अपने पास रहता है फॉर BCC, कि BCC के लिए देखेंगे कि कितना आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है एंड रेडियस की वैल्यू क्या आती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे फॉर BCC। फॉर BCC, BCC का मीनिंग आपको पता है बच्चों क्या होता है, कि एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में। तो एक तो सेंटर में प्रेजेंट हो, सेंटर का मीनिंग क्या हो गया, कि आपका जो रूम है मान लीजिए, तो उस रूम का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, यानी कि जहां से हर एक कॉर्नर की आपके पास लेंथ क्या हो, इक्वल हो, वो अपने पास क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो बॉडी सेंटर का मीनिंग क्या हो गया, कि एक तो आपके पास एटम प्रेजेंट हो कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो, यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो, उसको अपन कहते हैं BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये आपके पास आ गया यूनिट सेल। ये अपने पास आ गया यूनिट सेल। एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर पर, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे,
और कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल के सेंटर पर, यूनिट सेल के सेंटर पे एटम प्रेजेंट, कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पे एटम आ गए, और एक एटम आपके पास कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, एक एटम आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। अब इसके लिए, इसमें अगर आपको रिलेशन देखना है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मीन्स ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपके पास एक बॉडी डायगोनल आ गया। और बॉडी डायगोनल जो होता है उस अपन पहले डेरिवेशन में देख चुके हैं कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, √3। बॉडी डायगोनल की वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी, √3 है। कि अगर मैं इसको a कह देता हूं और ये मेरे पास अगर b है ना, तो ab की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, कि सर ab की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 है। तो √3 एक कंप्लीट ab की वैल्यू है, अपने को डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 AC, डिस्टेंस इक्वल्स टू सॉरी 1/2 AB। तो A और B के बीच की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3a, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, √3a/2। ये अपने पास BCC के लिए डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √3a/2। मैंने कहा रेडियस कैलकुलेट कर दो, तो आपने कहा कि सर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला तो हमारे पास b/2 आएगा। मैंने कहा कैसे बताइए थोड़ा सा, तो ये आपके पास एक एटम यू, मैंने कहा आपस में हमेशा क्या करते हुए रहते हैं, टच करते हुए रहते हैं। ये आपके पास एक एटम, ये आपके पास क्या होगा, दूसरा एटम। तो रेडियस बतानी है, रेडियस और रेडियस, यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको अपन इनके लिए क्या करेंगे, इनके एटम की रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो r इज इक्वल टू क्या है, d/2, d की वैल्यू कितनी है, √3a/2। तो डिस्टेंस का हाफ करना है तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, √3a/4। ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। किसके लिए, बीसीसी में कोई एटम प्रेजेंट है उसके लिए नेबरिंग एटम की अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, √3a/2। और अगर आपको एटम की रेडियस कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, √3a/4, √3a/4। तो अपने तीनों के लिए कैलकुलेट कर लिया। ये किसके लिए था, बीसीसी के लिए, है ना। एफसीसी के लिए अभी अपन ने देखा कि एफसीसी के लिए क्या आया था अपने पास, डी तो आया था आपके पास a/√2, और आर आपके पास क्या आया था, a/2√2। एससीसी के लिए अपन ने कल देखा था कि एससीसी के लिए क्या आया था, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने पास आ गई थी एससीसी के लिए a के इक्वल, और रेडियस जो है वो किसके इक्वल आ गई थी आपके पास, a/2 कह दो, चाहे इसको आप क्या कह दो, d/2 कह दो। तो ये अपने पास तीनों के लिए, एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, तीनों के लिए रिलेशन आ गए, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम, एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो, लाइक अपने पास आ गया कि भैया मेरे पास कोई भी एटम है, किसका है, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक एटम है, वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज है, इसमें क्रिस्टलाइज है, बीसीसी में क्रिस्टलाइज है, और जो ए है वो आपके पास 407.6 पिकोमीटर है, तो आप क्या कैलकुलेट करो, उसकी रेडियस कैलकुलेट करो। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, दैट रेडियस इक्वल्स टू √3 इंटू ए की वैल्यू 407.6 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास आ गया, मेरे पास कोई एटम है वो क्रिस्टलाइज है किसके अंदर, एफसीसी के अंदर, इसमें क्रिस्टलाइज है एफसीसी में, एफसीसी में क्रिस्टलाइज है, और आपको दे रखा है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू गिवन है 75.4 पिकोमीटर, ये अपने पास ए है मान लीजिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि अपने पास आर गिवन है, दैट कोई भी एटम अपने पास स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एफसीसी में क्रिस्टलाइज है, और उसके लिए रेडियस की वैल्यू कितनी है, 75.4 पिकोमीटर है। तो आप ये बताइए कि उसके लिए ए की वैल्यू कितनी होगी, एज ऑफ यूनिट सेल क्या होगी। तो सबसे पहले देखें एटम किसमें क्रिस्टलाइज है, एफसीसी में, एफसीसी में क्रिस्टलाइज है, तो आपके पास डी का फॉर्मूला होता है a/√2। अपने को डी नहीं गिवन है, अपने को क्या गिवन है, आर, आर गिवन है, तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a/2√2। ए की वैल्यू अपने पास नहीं है,
ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो भी एटम है उसकी एज आ जाएगी। अब ऐसा ही अगर एससीसी के लिए क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में कौन सा गिवन है ये देखना है, एफसीसी गिवन है, बीसीसी गिवन है, और या आपके पास क्या है कि एससीसी गिवन है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि रेडियस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए अपन एज ऑफ यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये अपने पास रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोई भी आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोज पैकिंग में कि कोई भी आपके पास क्लोज पैकिंग का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो उसमें एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो मिनिमम हो, मतलब उनकी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब कोई भी आपके पास क्रिस्टल सिस्टम आ गया, मे बी आपके पास एससीसी आ गया, आपके पास बीसीसी आ गया, आपके पास एफसीसी आ गया, तो उसके लिए अपन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या फॉर्मूला है डेंसिटी कैलकुलेट करने का। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास डेंसिटी ऑफ लेटिस या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की अपने को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपके पास एक यूनिट सेल है, मैंने कहा यूनिट सेल है, और यूनिट सेल में मैं इतना ही लूंगा यहाँ पे कि इसकी जो साइड है यहाँ से यहाँ तक वो ए पिकोमीटर है, या फिर कह दें कि यहाँ से यहाँ तक भी बात करें तो वो भी आपके पास क्या है, ए पिकोमीटर है। ये डेंसिटी है यूनिट सेल की, ए पी सॉरी साइड है यूनिट सेल की, एज ऑफ यूनिट सेल है आपके पास ए पिकोमीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना, आपको करना है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी कैलकुलेट कर। तो अगर अपन डेंसिटी की बात करें तो बहुत टाइम पहले से अपन देखते आ रहे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी क्या आएगा, दैट मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि अगर ये दोनों चीजें आपको पता होगी, दैट व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे यूनिट सेल की डेंसिटी। ये सर कैसे, देखिएगा, मैंने कहा कि अपने को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखना है। साइड ऑफ यूनिट सेल क्या गिवन है, दैट साइड ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू अपने पास कितना है, ए पिकोमीटर। साइड कितना है अपने पास, ए पिकोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या मैं कह दूं क्यूब, इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, साइड क्यूब। तो क्या आएगा अपने पास, ए इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब। सर 12 क्यों, बिकॉज पिकोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास क्या आ जाएगा, साइड क्यूब, यानी कि ये अपने पास आ गया ए। किसमें आ गया आपके पास, ए क्यूब, पिकोमीटर में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ए क्यूब अगर आप इसको मीटर में लेते हो तो मीटर में लेने पे क्या आएगा, ए इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब, ये अपने पास वॉल्यूम हो गया। अब अपने को मास कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का। तो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा,
यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास कितना है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ ईच एटम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है आप। यूनिट सेल के मास का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम ऑफ द यूनिट सेल। अब एक एटम का मास कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, शायद आपको पता हो कि अपन क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ एन एटम इनटू अपने पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा हो अच्छे से, एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो आपके पास या तो मॉलिक्यूलर मास या अपने पास क्या आता है, एटॉमिक मास। अगर आपके पास एटम है तो एटॉमिक मास आएगा, और मॉलिक्यूल है तो आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे अपन, एवोगैड्रो नंबर, है ना। कि अगर आपके पास यू लेके चल रहे हैं कि सिल्वर है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा आपके पास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास लेके चल रहे थे अपन कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आपको मास ऑफ एन एटम कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय आपके पास, सॉरी अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अगर आपको पता हो एन ए की वैल्यू क्या होती है, 6.022 या 23 इंटू 10⁻23, ये आपके पास क्या रहता है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ एन एटम आ गया। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, दैट नंबर ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, सॉरी मास ऑफ ईच एटम ऑफ द यूनिट सेल। ईच एटम, हर एक एटम का मास कितना आ गया आपके पास, एटॉमिक मास अपॉन एन ए। मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन एन ए मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, 36 मीटर क्यूब है ना, ए क्यूब इंटू 10⁻⁻36 मीटर क्यूब, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हो तो आपके पास क्या आएगा, -30। तो ये किस में आ गया आपके पास, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगी अपने पास, डेंसिटी आ जाएगी। ए क्यूब इंटू 10⁻⁻36 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना। तो आपके पास डेंसिटी आ गई जेड। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम। अगर आपके पास एफसीसी है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1। अगर आपके पास क्या है, एफसीसी है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। अगर आपके पास बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। तो Z किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास यूनिट सेल कौन सी है। Z किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास यूनिट सेल कौन सी है। अगर आपके पास FCC है तो Z की वैल्यू 4। अगर आपके पास BCC है तो Z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। अगर आपके पास SCC है तो Z की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 1 आएगी। Z इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो कौन सी यूनिट सेल है उस पर डिपेंड करेगा Z की वैल्यू। M क्या हो गया, मास ऑफ, आपके पास M क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे देखें एम अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या हो गया, एटॉमिक मास अपॉन Na। तो मास ये पूरा एटॉमिक मास होगा जो भी आपके पास एटम है, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास Na, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ऐसे क्या करते हैं, किसी भी यूनिट सेल की अपन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अपने को कैलकुलेट करना है ना। तो अपने पास ये रही यूनिट सेल। यूनिट सेल की साइड कितनी है अपने पास, 1 पिकोमीटर।
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूनिट सेल का मास कितना है और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। तो साइड ऑफ यूनिट सेल देखते हैं। साइड ऑफ यूनिट सेल अपने पास कितनी है कि सर हमारे पास ए पिकोमीटर है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, साइड क्यूब। साइड क्यूब आपको शायद पता होगा दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो साइड क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है। यूनिट सेल का मास क्या आएगा आपके पास कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम in unit cell of multiply by mass of each atom of unit cell, mass of each atom of unit cell। कि मान लीजिए कि अपना ये रूम है, इस रूम में आपके पास 10 जने बैठे हैं। मैंने कहा इसका मास बताइए कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि अगर हर एक का मास इक्वल हो, हर एक का मास इक्वल हो, मान लीजिए कि 50 केजी हर एक का मास, उसका टोटल मास अपने पास कितना आ जाएगा, 500। नंबर ऑफ पीपल्स 10, मास ऑफ ईच पीपल ईच मैन कितना आ जाएगा आपके पास 50। तो 10 इंटू 50 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस रूम का पूरे का मास आ जाएगा। ऐसे ही अपन यहाँ कर रहे हैं दैट मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम ऑफ यूनिट सेल। हर एक एटम का मास। तो सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा कि जैसे मैं आपको कह दूं कि जो सोडियम है उसका मास कितना है 23, सोडियम का मास में कितना ले लेता हूँ 23। तो एक एटम का मास कितना होगा कि सर एक एटम का, कि सर एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं। तो वन एटम का जो मास है वो 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मींस 23 अपॉन Na होगा, है ना। कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास सोडियम के एक एटम का मास बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, है ना। आपके पास वन एटम का बताना है, मल्टीप्लाई में क्या कर देता हूँ Na कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास वन मोल में कितने एटम्स होते हैं, वन मोल में Na के इक्वल एटम होते हैं। तो वन एटम का मास आपके पास क्या आ जाएगा 23 अपॉन Na आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे करा दैट मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन एन, एटॉमिक मास अपॉन Na। एटॉमिक मास अपॉन Na क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 आया। तो आपके पास जो डेंसिटी वो किस में आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आ जाएगी अपने पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब अपने पास जो अपन ने यूनिट सेल की स्टडी करी है, 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल देखा है, एक एफसीसी देखा है, एक बीसीसी देखा है और एक एचसीसी देखा है। तो जब भी कभी आपको कहे कि कोई एटम है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो Z की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 4। कोई एटम है वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो Z की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 2। और अगर कोई एटम एचसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो Z की वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा, आपको कोई एटम है वो गिवन होगा, और साथ में ये गिवन होगा कि वो एटम कौन सी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी गिवन हो, आपको कैलकुलेट करना पड़े जेड, कि आपके पास ये बताइए कि कितने एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि आप ये बताइए कि कौन सी टाइप का यूनिट सेल है ये। तो अगर 4 आ जाती है जेड की वैल्यू तो एफसीसी टाइप का होगा, 2 आ जाती है तो बीसीसी टाइप का होगा, और 1 आ जाती है तो कौन सी टाइप का होगा आपके पास, एचसीसी टाइप का होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी आपके पास यूनिट सेल हो उसकी डेंसिटी को। ओके बच्चों, समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। अगर समझ आ गया हो आपको जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी क्रिस्टल सिस्टम की, है ना। जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड।
तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें यूं कहा गया है कि आपके पास जो सिल्वर है Ag, वो क्रिस्टलाइज होता है CCP स्ट्रक्चर। किसमें क्रिस्टलाइज होता है? CCP स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको A गिवन है, A इज इक्वल्स टू 408.6 पिकोमीटर। ये आपके पास A गिवन है। ये सिल्वर एटम है, सिल्वर एटम क्रिस्टलाइज होता है CCP में, और इसके लिए आपको क्या गिवन है कि दैट एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 408.6 पिकोमीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन क्या होता है आपके पास Na, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा A क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30। ये किस में आएगी डेंसिटी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? CCP में। किसमें? CCP में। और मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूं कि CCP में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब वो आपके पास किसमें क्रिस्टलाइज होगा? FCC में। और इसकी Z की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 4। Z इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा। और इसके लिए जो M की वैल्यू है, M मीन्स आपके पास एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, वो अपने को पता है कितना होता है? 108। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना होता है आपके पास? 108। डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 A क्यूब, यानी कि 408.6 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30। अब कैलकुलेशन आप करते रहिए, अपने पास इससे आंसर आ जाएगा, है ना। डेंसिटी क्या आ गया? 4 क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर। 108 आपके पास क्या हो गया? सिल्वर का एटॉमिक मास। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपने पास क्या हो गया? Na। ए की बात करें तो ए अपने पास गिवन था 408.6 पिकोमीटर। इस पिकोमीटर को कन्वर्ट करें अगर, तो वो आपके पास होगा 408.6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 408.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। और इसका अपने को क्या करना है? क्यूब करना है। तो 10 टू द पावर -10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 टू द पावर -30। और 408.6 का आपको क्यूब करना है। क्यूब करते इस क्रिस्टल की क्या आ जाएगी अपने पास? डेंसिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आज की क्लास का जो भी टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं अपने, सॉलिड स्टेट अपना जो चैप्टर है वो लगभग खत्म होने का है ना। यहाँ पे अब ओनली एक ही टॉपिक रिमेनिंग रहता है, इम्प्योरिटी या डिफेक्ट। सॉरी, डिफेक्ट कह सकते हैं उसको अपन, इम्प्योरिटी तो नहीं कहेंगे। कि डिफेक्ट और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड में कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में टोटल कितने टाइप के डिफेक्ट्स हैं, और डिफेक्ट होते क्या, डिफेक्ट होते क्या है, और कितने टाइप के डिफेक्ट हैं। तो ये एक टॉपिक रहा है अपना इस चैप्टर में, है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी तक अपना सारा चैप्टर क्लियर है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, देन मैसेज मी और कॉल मी। और जो आपके पास डिफेक्ट वाला जो अभी टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि क्या होते हैं डिफेक्ट और कितने टाइप के होते हैं। जनरली देखेंगे डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एटम आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, तो उस रेगुलर अरेंजमेंट में से एटम और मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, एटम और मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, उसको अपन कहते हैं डिफेक्ट। सर ये बाहर निकलते क्यों?